दोस्तों, सवालों के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास सारे सवालों के जवाब हैं, तो मुझ में और बाबाओं में कोई फर्क नहीं बचेगा। तो मेरे पास भी सारे सवालों के जवाब नहीं है। जहाँ तक प्रेमपाल जी ने अपनी बात को रखा कि मल्टी डायमेंशनल अटैक है, मैं उनसे पूरी तरह से एग्री करता हूँ और उनको ये समझ के ही इसका जवाब देना होगा कि मल्टी डायमेंशनल इस वक्त ऑनस्लॉट है, अगर अंग्रेजी का इस्तेमाल करूँ मैं तो। और ये हमला बहुत तेज हमला है और ये हमला सत्ता के पूरी सैंक्शन के साथ है। यानी ऐसा नहीं है कि रूढ़िवादी ताकतें आजाद हुआ देश तब नहीं थी, रूढ़िवादी ताकतें तब भी थी, लेकिन सत्ता ने बहुत जमाने तक अपने को जो हमारे मूल्य थे आजादी की जंग के, उनकी वजह से सत्ता ने अपने को दूर रखा धर्म से, और खास तौर से वायलेंट यानी हिंसक धर्म से। जहां तक बंदर का सवाल है, इसमें बहुत सारे हमारे दोस्तों को जो साइंस भी पढ़ते हैं उनको कंफ्यूजन होता है कि आदमी बंदर से बना है। डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में डार्विन से लेकर के और आज तक कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो इस एरिया में काम कर रहा हो जिसने ये बात कही हो कि बंदर से इंसान बना है। ये गलत है, ये साइंटिफिकली गलत है और अंधविश्वास की तरह से लोगों के बीच में फैलाया गया है। और इसकी जड़ यूरोप में एक कार्टून में है जो सबसे पहले ये दिखा रहा था कि शायद डार्विन पैदा हुए हों बंदर से, हम तो पैदा नहीं हुए। वहां से ये बात फैलती है कि डार्विनिज्म ये कह रहा है कि इस पर मैंने अपनी किताब में थोड़ा बहुत जरूर रोशनी डालने की कोशिश की है। नेचर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है। मेरे पास अल्फाज की कमी है, इसलिए जबान तेज होने के बावजूद, जिसका आप लोगों ने जिक्र किया, अल्फाज की कमी है कि मैं नेचर को करता है इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो कोई ऐसा इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है, लेकिन नेचर के अंदर लगातार एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। अगर हम गौर से देखें तो जितने भी एक पेड़ के पत्ते हैं दूर से एक जैसे दिखाई देते हैं। एक तरह का पेड़ दूर से दूसरी तरह का के पेड़ की, जैसा आम का होगा तो एक जैसा दिखाई देगा, लेकिन करीब जाएंगे तो ये पेड़ के अंदर भी हमको डिफरेंस दिखाई देता है। और अगर हम पत्ते देखेंगे तो हर पत्ता भी एक दूसरे से अलग पत्ता हो। डार्विनिज्म ये कह रहा है कि लगातार ये जो एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और छोटे छोटे बदलाव होते रहते हैं, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में बड़े बदलाव में तब्दील हो जाते हैं। यानी बंदर, ओरांगुटान, गोरिल्ला वगैरह वगैरह, ये सब अलग अलग शाखें। एक पत्ता दूसरे पत्ते में कभी नहीं बदलता, शाख की एक टहनी दूसरी शाख में नहीं बदलती, लेकिन वो कहीं किसी बड़ी शाख से मिली और फिर ये सब कुछ कहीं तने से मिला हुआ होता है और फिर वो सब कुछ कहीं जड़ से मिला हुआ। ये प्रक्रिया है जिसको हम डार्विनिज्म कहते हैं। यानी बंदर बदलेगा इंसान में, ऐसा नहीं है। शाख अलग हो गई, हमारे एंसेस्टर्स एक थे, वो हम ढूंढ सकते हैं, और हमारे एंसेस्टर्स एमीबा से अलग हुए हैं कहीं ज्यादा पहले, वो हम देख सकते हैं।
और शायद एक लेवल के ऊपर हमारे एंसेस्टर किसी पेड़ से अलग हुए, तो ये हम देख सकते हैं डार्विनिज्म, यानी पेड़ से पौधों से हम अलग हुए, जर्म से अलग हुए, प्राइमेट्स बने वगैरह। लेकिन ये कहना कि अमीबा इंसान बन गया, ये नहीं। तो सबसे बड़ा जो दुनिया में झूठ साइंस के नाम के ऊपर फैला है वो शायद यही है कि बंदर से इंसान बना, हमारे एंसेस्टर्स एक। जहां तक हाउ डू वी कम्युनिकेट साइंस टू साइंटिफिक टेम्पर को कैसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, इसकी कोई आसान रेसिपी नहीं है। ये आपके अनुभव से और भारत विज्ञान समिति के माध्यम से ही साइंटिफिक टेम्पर फैलेगा, और इसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा जब जब सरकारें ऐसी होंगी जो कि एंटी साइंटिफिक टेम्पर या साइंटिफिकली इल टेम्पर्ड। जहाँ तक उमेर सिंह जी की बात का सवाल है, ये जो दुख आपने जाहिर किया वो अब से 100 साल पहले लगभग पीसी रे ने भी जाहिर किया, और उनकी भाषा ये है कि मैं पिछले 50 साल से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहु केतु की वजह से नहीं होता इक्लिप्स, पर जैसे ही इक्लिप्स होता है और ढोल बजना शुरू होता है वैसे ही मेरे स्टूडेंट्स भाग जाते हैं। ये जो सोशल प्रेशर ये हर सभ्यता में है, और ये सोशल प्रेशर सबसे ज्यादा हमें तब दिखाई देता है जब डेथ का टाइम होता है, बर्थ का टाइम होता है और मैरिज का टाइम। ये 3 वक्तों में हमें इंसान का छिलका बिल्कुल उतरता हुआ दिखाई देता। मुझे नहीं मालूम, आज तक मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा है, जो इस जमाने में होंगे जरूर, जो जहेज लेने को अच्छा कहे। सभी बुराई करते हैं जहेज लेने की, लेकिन शादी का मौका आता है तो लड़का हमेशा तैयार हो जाता है। हिंदू हो मुसलमान हो हमारे देश में, जिंदगी भर गाली दे रहा होगा, स्कूल में गाली दे रहा होगा, शायद डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया होगा, और वो लड़की भी तैयार हो जाती है देने के लिए, वो भी खामोश है। ये जो सोशल प्रेशर्स ये बहुत भयानक है, इनसे लड़ना आसान काम नहीं है, लेकिन इनसे लड़ना तो पड़ेगा ही, किसी ना किसी को तो भगत सिंह बनना ही पड़ेगा। जहां तक कॉमरेड जगमती, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि हमने देर कर दी है। असल में अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि टेक द बुल बाय हॉर्न, अब इसका वक्त आ गया, इसका वक्त गुजर चुका। शायद हमें बहुत पहले 80 के दशक में हमें व्यापक आंदोलन इसके खिलाफ चलाना चाहिए था। जन विज्ञान चौथा जो 87 में हमने किया है उसमें एक मुद्दा होना चाहिए था कि बाबाओं के खिलाफ हम खड़े हैं, इसको बहुत क्लियरली कहना चाहिए था हमको। देर हो गई है लेकिन अभी शुरू करना तो जरूरी है, और हमारे हर प्रोग्राम में बाबाओं के खिलाफ और नाम लेके बड़े बाबाओं के खिलाफ करना पड़ेगा, वरना ये बलात्कार भी जस्टिफाइड रहेगा इस समाज के अंदर और हिंसा भी जस्टिफाइड रहेगी। मेरा मानना यह है कि हर दुनिया के हर फिलॉसफी और स्पिरिचुअल या रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर या रिलीजियस स्ट्रीम ऑफ थॉट के अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं। एक तरफ हिंसा है और बहुत हिंसा, कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट उससे दूर, और दूसरी तरफ भाईचारा है, मोहब्बत है, शांति है, दोनों चीजें। हमें साफ दिखाई देता है कि एक तरफ गांधी और मौलाना आजाद डीपली रिलीजियस लोग हैं जो अहिंसक, जो अहिंसा के साथ खड़े, और दूसरी तरफ सावरकर जैसे लोग जो अपने को एथीस्ट भी कहते हैं, उसके बावजूद हिंदुत्व फिलॉसफी देते हैं,
और आज हमें डीजे करते हुए सड़क के ऊपर बहुत लोग दिखाई दे जाते हैं। और मैंने अपनी आँख से वो भी लाश देखी है गुजरात में, जिसको औरत को जला दिया गया था, पेट का बच्चा बाहर था और उसके ऊपर लाश पे जय श्री राम लिखा। तो दोनों चीजें स्ट्रीम मौजूद है। सवाल ये है कि हमारी पॉलिटिक्स कौन से स्ट्रीम को इस्तेमाल करे। हम फैशिज्म की तरफ ले जाने वाले धार्मिक स्ट्रीम को चैलेंज अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी। ये याद रखना चाहिए कि जब पाकिस्तान में 400 बच्चों के ऊपर हमला किया गया एक स्कूल में और उन आतंकवादियों को मार दिया गया, तो वो भी उतने ही मुसलमान थे जितना एक अहिंसक मुसलमान। जिन लोगों ने राम के नाम के ऊपर हिंसा की है लगातार हमारे यहाँ, वो भी धार्मिक लोग, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी समझ, उनकी परंपरा, वो उस परंपरा से आते हैं जो धर्म के अंदर हिंसक परंपरा, और ये हर धर्म के अंदर मौजूद है, हर मजहब के अंदर मौजूद है। इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है कि कब ये हिंसक हो रहे हैं और कब इनका इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए किया जाना शुरू हो गया है। नीरज, आपसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। एक बार फिर से खासतौर से मुसलमानों में रिवाइवलिज्म है। एक दौर था जब लड़कियां बुर्का उतार करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने को सेफ महसूस करने लगी। आज हमें दिखाई दे रहा है कि कश्मीर हो, अलीगढ़ हो या केरल हो, वहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा बुर्के में देखा जाता है। तो डर तो है, लेकिन जो ये एजेंट हैं, धर्म के एजेंट हैं, वो ऑलमोस्ट लाइफ इंश्योरेंस वाले लोग होते हैं कि अभी पैसे दे दो हमें, फायदा तुम्हें मरने के बाद। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस आपका आफ्टर लाइफ में है, वो आपकी जेब में हाथ डाल करके आपसे कहीं कहीं से रैशनैलिटी खींच के निकालते हैं। तो इनसे बचने की जरूरत है। कॉमरेड प्रमोद के दोनों सवाल जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमने एक ऐसे समाज को जो बहुत गहराई के साथ ज्यादा ताकतवर के आगे झुकना, उस कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा, यानी भगवान से लेकर के जो इंसान आपसे ज्यादा ताकतवर है, आप उसके सामने झुकने को तैयार रहते हैं। ये कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। आप हक के साथ अपना वोट, हक के साथ अपनी नौकरी, हक के साथ अपनी शिक्षा, हक के साथ छत आसानी से मांग नहीं सकते। आपको हमेशा लगता है कि ऊपर से कोई दे रहा है और आपको हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो सरकार भी आपके लिए दमनकारी होने को हमेशा तैयार हो जाती है। तो नागरिकता जो है उसका कॉन्सेप्ट हमारे देश में है ही नहीं। मुझे ये हक महसूस नहीं होता कि जिस सड़क से मैं आ रहा हूँ वहां गड्ढे नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं नागरिक हूं। मेरी जान पहचान होगी किसी से तो मैं टेलीफोन कर दूंगा,
हक से नहीं मांगूंगा कि ये सड़क जो है ठीक करो, मैं यहाँ खड़ा हूं, ये मैं भी नहीं करता। इस समाज का दबाव इतना है कि नागरिकता जो है वो अभी तक हमारे लोगों के जहन का हिस्सा नहीं बनी। जहां तक मुस्लिम वर्सेस हिंदू फंडामेंटलिस्ट का सवाल है, मैं बिल्कुल पूरी तरह से एग्री करता हूं कि जाहिर है जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म होगा, बर्बादी वही ज्यादा लगाएगा, क्योंकि ताकत उसी के पास हमेशा ज्यादा होगी। पाकिस्तान में जाहिर है कि मुसलमान फंडामेंटलिस्ट ही इसके जिम्मेदार हैं कि वहां जो हालात पैदा हो। लेकिन मैं ये बहुत डीपली समझने की कोशिश करता रहा हूं कि किस तरह से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी फंडामेंटलिज्म जो है और कम्युनलिज्म जो है वो आपस में एक दूसरे को का हाथ पकड़े रहते हैं और एक दूसरे को ताकतवर बनाते रहते हैं, और उसके लिए जो षड्यंत्र रचना है वो रचते हैं। ऐसा कैसे होता है कि जब जब कोई मेजर अटैक हुआ है, आप सिवाय इंदिरा गांधी के ऊपर अटैक और अगर देखें तो राजीव गांधी, ये दो अटैक छोड़ दिए। इनको अलग से एनालाइज कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि इसमें भी आरएसएस को स्ट्रेंथन किया है दोनों ने उस वक्त, लेकिन इसको डिस्कस किया जा सकता है अलग से। इसके अलावा कोई भी ऐसा अटैक नहीं है मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के नाम पर जो किया गया हो या हुआ हो बाय मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट जिसने हिंदुस्तान में आरएसएस को और बीजेपी को फायदा ना पहुंचा। आप मुझे कोई एक भी मिसाल ऐसी नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं अगर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को एक तरफ रख दें तो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट उसी वक्त क्यों जाग रहा है जिस वक्त कोई ना कोई इलेक्शन होने जा रहा है। या तो हम कहेंगे कि ये कॉन्स्पिरेसी है मुसलमानों के नाम से आरएसएस कर रही, या तो ये मान लें, और या ये मान लें कि दोनों के बीच में दोस्ती है। इसलिए मैं इस बात को बहुत सख्ती के साथ उठाता हूं कि मुस्लिम फंडामेंटलिज्म भी उतना ही खतरनाक है, लेकिन ये बात सही है कि ये मुल्क ज्यादातर हिंदू सेक्युलर हैं आज भी, और ख़ास तौर से गरीब जनता उनकी वजह से आज तक सेक्युलरिज्म की जड़ें मजबूत हैं। डीपली रिलीजियस होने के बावजूद ये देश मुसलमानों की वजह से सेक्युलर नहीं है। बांग्लादेश जितनी लड़ाई लड़ रहा है वहां पर मुसलमान सेक्युलर मजबूत है, इसलिए पूरी तरह से वो हाल नहीं हो पाया जो पाकिस्तान का हो गया। वहां पर मुसलमान सेक्युलर फोर्सेस मजबूत, वहां पर वो देश हिंदुओं की वजह से सेक्युलरिज्म स्ट्रॉन्ग नहीं। और ये बाय डेफिनेशन जो माइनॉरिटी है वो क्योंकि कमजोर होती है, उसको जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म है बड़ा दानव बना करके पेश करता है, जो हमें जर्मनी से लेकर के आज तक सब जगह दिखाई दिया। स्टीफन साहब का जो आखिरी सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि चेतना का विकास सत्ता द्वारा होता है या वैसे ही होता है। चेतना का विकास जो है वो समाज के अंदर लगातार चलता रहता है, उसको सत्ता भी नहीं रोक सकती, लेकिन सत्ता की वजह से कभी कभी ब्रेक लग सकता है उसके अंदर, और सत्ता की वजह से पहिया वापस थोड़े पीरियड के लिए जरूर घुमाया जा सकता है। शॉर्ट पीरियड में हम मार्क्सिस्ट हैं, हम ये कहते हैं कि प्रोग्रेस और विकास ये हमेशा एक दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन
थोड़े वक्तों के लिए पहिया वापस जा सकता है, जो हमें जर्मनी में देखने को मिला और सोवियत यूनियन के गिरने के बाद हमें दुनिया के पैमाने के ऊपर दिखाई दे रहा है कि जो हमारी मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग थी वो ये कह रही थी कि कम्युनलिज्म और रेसिज्म इन दोनों की हदों को तोड़ करके, और मैनिफेस्टो बहुत क्लियरली ये बात एम्फसाइज करता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ, कि वो तोड़ करके इन हदों को मजदूरों को लिबरेट करता है ताकि उनका शोषण कर सके। हमें इस वक्त इस दुनिया में उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंपीरियलिज्म ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है रेसिज्म का भी और उसके साथ साथ धर्म का भी। बाबा फेनोमेना से वे आउट अभी तो नहीं दिखाई। उनके साथ जैसा कॉमरेड जगमती ने कहा, हमें सीधा मोर्चा खोलना, इसके अलावा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं। जहां तक अंधविश्वास और मीडिया का सवाल है, मीडिया ने तो अपनी सारी इज्जत तभी बेच खाई थी जब कांग्रेस मौजूद थी। ये जो मीडिया है, ये जो लगातार हमें सबक सिखाता रहता है कि राष्ट्रवाद क्या है। अगर आपको याद हो तो कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान इसने जितना इस मुल्क को बदनाम किया जा सकता था उतना खुलेआम किया। ये बात नहीं है कि उस वक्त करप्शन नहीं था, पर दुनिया भर के पैमाने के ऊपर कहीं एक सांप मिल गया तो इन्होंने 2-2 दिन 3-3 दिन चलाई चीजें। उस वक्त इनको बिल्कुल भी नेशनलिज्म याद नहीं आ रहा था, और उसकी वजह यह थी कि उस सरकार ने इन्हें पैसे और एडवर्टाइजमेंट देने से मना कर दिया। तो मीडिया ने तो अपनी इज्जत तभी बेच खाई। और आज के दौर में ये मीडिया एंटी नेशनल मीडिया है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन मीडिया है। तो जाहिर है कि ये मीडिया, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ खड़ा हुआ। और मैंने वहां इसलिए जाना बंद कर दिया इन चैनल्स के ऊपर कि उनका एक ही मकसद होता था कि ये कह सकें कि देखिए साहब, हमने एक साइंटिस्ट को ही बुलाया लेजिटिमेसी के लिए। और वहां बाबाओं को जो 2012 तक भी आपसे इज्जत से पेश आते थे क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं, वो खुलेआम स्टूडियोज में साइंटिस्ट के साथ, मेरे साथ बदतमीजी पर उतर आने लगे। और चैनल में जो स्टाफ है, अब जैसा कॉमरेड जगमती ने भी बताया कि वो उनके पैर छू और साइंटिस्ट अलग बैठा रहता है एक तरफ, उसको ऐसे ही अंदर की तरफ। तो ये मीडिया जो है वो एंटी साइंस मीडिया है, ये वायलेंट मीडिया है, ये प्रो बीजेपी और आरएसएस मीडिया है। इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या धर्म और विज्ञान को जोड़ा जा सकता है? मेरा मानना यह है, विज्ञान धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान के सवाल वो सवाल है ही नहीं जो सवाल धर्म पूछ रहा है। और इसके ऊपर मैंने किताब में बहुत लंबी चौड़ी बहस की है कि दोनों के सवाल अलग हैं। तो हमें ना तो विज्ञान को मिक्स करना चाहिए धर्म के साथ, ना धर्म को मिक्स करना चाहिए विज्ञान के साथ।
इसके बावजूद कि आज के दौर में कलेक्टिव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स धार्मिक लोगों को इस तरफ धक्का दे रहा है कि वो विज्ञान की टर्म्स का इस्तेमाल करके लेजिटिमेसी हासिल करें। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि ऐसे करोगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और ऐसे करोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था और कई लोगों ने कहा वैसे तो आरएसएस के कि गाय अकेला जानवर है जो ऑक्सीजन लेती भी और ऑक्सीजन छोड़ती भी। राइट? ऑक्सीजन की खोज सारे शास्त्रों के लिखे जाने की कई सदी बाद। ब्लड प्रेशर आला, ब्लड प्रेशर वर्ड, ये भी 2-3 सदी पुराना शब्द है। पर इस अंधविश्वास को फैलाने के लिए ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो साइंस से लेना जरूरी है, बिना उसके आज अंधविश्वास फैलाना भी मुश्किल हो गया है। साइंस का जो दर्जा है इस वक्त कहीं ज्यादा आवाम के बीच में ऊंचा है। और मेरी रिसर्च ये कहती है कि हमारे देश में जो लोग जाते हैं कुंभ मेले में, वो डीपली रिलीजियस सही, उसके बावजूद उनमें से 70 से ज्यादा जो परसेंटेज है वो साइंस और साइंस में यकीन रखते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। थैंक यू।